नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हमारा ये एक मार्गदर्शन सत्र है जिसमें हम स्टूडेंट्स को ये बताएंगे कि किस प्रकार उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए। आज के इस सत्र में हमारे साथ देवेंद्र सर हैं। देवेंद्र सर के द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक निकाला गया है। उन्होंने वहाँ पर मतलब सबसे पहले सर ने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की 10 साल जॉब की, उसके बाद यूपी दिल्ली एलटी में सर के द्वारा जॉब की गई है और वर्तमान में सर गरुड़ाबाज में असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास के पद पर हैं। तो सर मैं आज आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और थैंक यू सर। और थोड़ा सा ये चाहते हैं कि बच्चों को आप बताएं कि किस प्रकार आपने अपनी तैयारी, अपनी जर्नी के विषय में अपना थोड़ा सा परिचय वगैरह, और बच्चों को कि किस प्रकार उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए। थैंक यू सर। आयुष कंपटीशन क्लासेस ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपना कुछ अनुभव शेयर कर पाऊँ, तो मैं पंकज कांडपाल सर का हृदय तल की गहराइयों से उनको धन्यवाद देता हूँ। और फिर अब हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से हम तैयारी करें। तो जैसा कि आप सर ने मेरे बारे में बताया, तो मैं पहले उत्तराखंड पुलिस में रहा हूँ। वर्ष 2007 से लेकर 2019 तक मैंने एज ए कांस्टेबल के रूप में वहाँ पर अपनी सेवाएं दी और उसके बाद मेरा दिल्ली जो DSSB है तो उसके माध्यम से मेरा चयन हुआ TGT सोशल साइंस के पद पर। फिर मैंने वहाँ 10-11 महीने वहाँ भी मैंने जॉब किया और इसके अलावा मैं यूपी LT ग्रेड और यूपी डिग्री कॉलेज के लिए इंटरव्यू क्वालिफाई मतलब उसके लिए कॉल हुआ और फिर यहाँ पर उत्तराखंड में BPDO 2018 और असिस्टेंट प्रोफेसर उसमें मेरा चयन हुआ और वर्तमान में मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे ही कार्यरत हूँ। तो साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी वैकेंसी हमारे यहाँ UKSSC के द्वारा निकाली गई है और कुछ भर्तियाँ अभी गतिमान हैं, यानी कि किसी का फिजिकल हो गया है, किसी का फिजिकल होना अभी बचा है और रिटन एग्ज़ाम होगा। तो साथ ही बहुत सारी परीक्षाएं हैं और इन सारी परीक्षाओं में हमें, चूँकि जब हम एक तरीके की तैयारी करते हैं, अगर फोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो हम बंदी रक्षक भी देते हैं, हम फॉरेस्ट गार्ड भी देते हैं और फिर अगर पुलिस की आती है तो हम उसको भी देते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी वैकेंसी है तो उसमें सबसे पहले हमें देखना है कि टारगेट सेट करना है कि हमें कहाँ पर अच्छे से प्रदर्शन करना है ताकि हमें कोई जॉब पहले मिल जाए। ठीक है, बहुत सारे इधर उधर एग्जामों में भटकना नहीं। अगर सिलेबस एक तरीके का है तब तो ठीक है, लेकिन सिलेबस अलग अलग है तो थोड़ा सा अपने आप को बचाइए। एक तरीके का सिलेबस है तो वो सारी वैकेंसी को आप भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर सिलेबस एक है तो एक ही सिलेबस की तैयारी से हम अन्य बहुत सारे एग्जाम अगर दे पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो तैयारी के क्रम में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो नए बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में वही रहते हैं, क्योंकि जिनको 1-2 वर्ष हो गया है तैयारी करते हुए वो थोड़ा सा उनको जानकारी रहती है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले उन बच्चों के लिए, जो नए बच्चे हैं, क्योंकि सर भी बताते हैं, आप उनका अगर यूट्यूब चैनल देखते होंगे तो बहुत सारे उन्होंने वीडियो बनाए हैं इस पर कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा जो मेरा अनुभव है कि आप UKSSC का जो सिलेबस दिया है इंटर/स्नातक वाला, तो उसको आप अच्छे से प्रिंट आउट लीजिए, उसको समझिए पहले बढ़िया तरीके से कि भाई सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें हैं। कई बार क्या है, सिलेबस में आप देखेंगे कि पॉलिटी और जो हिस्ट्री वाला जो मैं देख रहा था तो उसमें कुछ चीज़ें ओवरलैप की हैं, यानी कि जो हिस्ट्री में है वही चीज़ें उसने पॉलिटी वाले सेक्शन में भी डाली हुई हैं। तो कोई भी चीज़ जब 2 जगह दी है तो उसको एक ही जगह पढ़ लिया जाए ताकि कन्फ्यूजन ना बना रहे, क्योंकि ये दिक्कत रहती है। और सिलेबस को हमें एक टारगेट सेट करना है कि भाई इतने समय में हमें सिलेबस के अनुसार तैयारी करनी है और उसमें ध्यान रखना है हमें पुस्तकें कौन सी पढ़नी है। सबसे दिक्कत यही आती है नए बच्चों के लिए, क्योंकि जैसे ही वैकेंसी आती है तो उसी तरीके से पब्लिशर जो हैं पुस्तकों के वो भी तैयार बैठे रहते हैं। वैकेंसी माने कि आज अगर पटवारी की वैकेंसी आई है, उदाहरण के तौर पे कहूँ, तो मार्केट में कल से किताब आना शुरू हो जाएगी। पटवारी का वो बस एक कवर पेज बनाएंगे और दे देंगे। तो क्या उन किताबों से पढ़ के हो सकता है? तो मेरा मानना है वो आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकती हैं कि उसमें सिलेबस होता है और सारे जो भी सिलेबस का है उसका मिक्सचर उसमें दे दिया उसने अपने हिसाब से बस, और वो हर वैकेंसी में वैसे ही वो लगाते रहता है। तो
उन पुस्तकों से थोड़ा बचना है। हमें ध्यान रखना है जो भी हम कंटेंट पढ़ें, जो भी स्टडी मटेरियल हमारा हो वो सिलेक्टेड हो, अच्छा हो और कम हो, बहुत ज़्यादा ना हो। क्योंकि जो भी एक दिवसीय एग्ज़ाम है इसमें आप बहुत ज़्यादा सिलेबस लेके बैठेंगे, किताब लेके बैठेंगे तो आप, मैं समझता हूँ 1-2 साल तक तो आप उनको पढ़ ही नहीं पाएंगे। जब पढ़ नहीं पाएंगे तो आपका सिलेक्शन कहाँ से होगा। दिक्कत यही आती है नए बच्चों के लिए विशेषकर। तो हमें करना है कि सिलेबस में जो चीज़ दी है उसको एक एक सेक्शन पे एक कोई पुस्तक हम पढ़ें और कोशिश करें कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा बार हम रिवीजन करें। पहले हमें ध्यान रखना है कि क्या क्या सिलेबस में है। जैसे देखेंगे आप कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकॉनमी है, ज्योग्राफी है, कंप्यूटर है, करंट अफेयर्स है, ये सारी चीज़ें हैं। ये ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड है, उत्तराखंड में भी इसी तरीके से हमें पढ़ना है। जैसे उसका इतिहास है, उत्तराखंड का अपना एक इतिहास है, अपना एक कल्चर है, ज्योग्राफिकल जो चीज़ें हैं वो देखनी है। इसके अलावा एक हमारा जो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको हमें पढ़ना है। और बहुत सारी जो चीज़ें, अन्य जो चीज़ें हैं, जैसे हमारे यहाँ की बहुत सारी परंपराएं हैं, उनको भी हमें देखना है। जैसे वेशभूषा है, कल्चर, जो सारी चीज़ें आती हैं, भाषा है, बोलियाँ हैं, साहित्य हैं, साहित्यकार हैं, है ना। और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो उत्तराखंड में हैं और बहुत अच्छा कुछ काम कर रहे हैं, चाहे वो कल्चर को लेकर वो काम कर रहे हैं या अन्य बहुत सारी इस तरीके की जो चीज़ें कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी अध्ययन करना ज़रूरी है। इसको हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा जब हम उत्तराखंड पढ़ें तो उत्तराखंड में हमें उत्तराखंड का जो भी करंट अफेयर्स है, जो राज्य से संबंधित बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो राज्य सरकार के द्वारा हमारे, तो उन योजनाओं को चूँकि आपको इम्प्लीमेंट कराना है, आपको उसको लागू करवाना है, तो आपसे अपेक्षा की जाती है, आयोग ये अपेक्षा करता है कि आप उन योजनाओं के बारे में भली भांति जानते हो, क्योंकि आगे चलकर आपको उन्हीं योजनाओं के संबंध में आपको काम करना है। इसीलिए वो आपको जागरूक करना चाहता है, आपको ये जागरूकता रहे कि आप उन योजनाओं के बारे में जानें। इसलिए योजना से संबंधित चीज़ें पूछता है ना। और इस संबंध जब योजनाएँ पढ़ें तो राज्य सरकार के द्वारा जो संचालित योजनाएँ हैं उनको भी पढ़ना है, और जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उनको भी ध्यान में रखना है। फिर आता है बात, अगर हम करें सामान्य हिंदी की, तो सामान्य हिंदी में भी हमें जो भी सिलेबस में दिया है उसको अच्छे से पढ़ना है। सामान्य हिंदी में एक चीज़ मैंने देखा है, जो उसमें साहित्यकार दिए हैं, तो बहुत सारे जो साहित्यकार हैं, कुछ नए साहित्यकार भी उसमें जोड़े गए हैं, जो ज़्यादातर पुस्तकों में मिलते नहीं हैं। विशेषकर सामान्य जो हिंदी की पुस्तकें हैं उसमें वो नहीं दिए हुए हैं। तो हमें ध्यान में रखना है कि कुछ हम गूगल सर्च करके जो है एक साहित्यकार, जो भी साहित्यकार, उनको 1-2 लिंक पढ़ लें और उनसे संबंधित चीज़ें हम जान लें। जैसे उनकी पुस्तकें के बारे में जान लें, यदि उनको उस पुस्तक अगर से संबंधित कोई सम्मान मिला है, कोई साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, या फिर राज्य सरकार, अगर राज्य का कोई इस तरीके का साहित्यकार है, उसको कुछ चीज़ दिया है, तो वो भी ध्यान में रखना है, क्योंकि वो पूछ लेता है, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है। हो सकता है कि भले ही वो साहित्यकार हैं और हिंदी साहित्य में जो सामान्य हिंदी का जो 20 नंबर के जो पूछेगा उसमें ना पूछ के उसको जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ ले, तो हमें ये भी ध्यान रखना है। तो इस तरीके से तैयारी करना है। और तैयारी के क्रम में हम क्या करते हैं, पहले सिलेबस देखा, फिर जो उससे संबंधित पठन सामग्री है उसको तैयार किया, और फिर जो थर्ड स्टेप है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही वही चीज़ है, वो है रिवीजन। कि एक बार सिलेबस समझ लिया, पुस्तकें, पठन सामग्री सब हमने कलेक्ट कर ली, पढ़ ली, उनका बार बार रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन। और हफ्ते में एक दिन ऐसा रखना है, जैसे संडे रख सकते हैं, अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि जो आप 6 दिन पढ़ें तो 7वें दिन उन 6 दिन का पूरा हम एक समरी के रूप में हम उसको पढ़ लें, समझ लें, ताकि हम रिवीजन जब कर पाएंगे तभी हम उस रिवीजन के माध्यम से अच्छे अंक ला सकते हैं। अन्यथा ऐसा होता है, एक तरफ हम पढ़ते जाते हैं, दूसरी तरफ हम भूलते जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। फिर एक और स्टेप आता है, जब आपका रिवीजन भी हो गया और जहाँ से आप छलांग लगाएंगे, जहाँ से आप अपनी तैयारी को अंकों में परिवर्तित करेंगे, वो स्टेप होता है हमारा प्रैक्टिस सेट का। आप किसी से भी आप चर्चा करेंगे, जो अच्छी तैयारी वाला है वो ये ज़रूर कहेगा, हाँ भाई प्रैक्टिस सेट ज़रूर करिएगा। पुराने पेपर का अवलोकन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप परीक्षा की जो वास्तविकता है उससे आप रूबरू हो सकें कि किस तरीके की प्रवृत्ति है परीक्षा की, किस तरीके से प्रश्न पूछ रहा है। तो जब हम प्रैक्टिस सेट करते हैं, यानी कि सॉल्व पेपर भी उसमें शामिल है और कुछ नए प्रश्न भी शामिल होते हैं,
तो ये जो सॉल्व पेपर क्या होता है कि पूर्व में विगत वर्ष की परीक्षाओं में अगर जो प्रश्न आए हैं तो उनको देख लेते हैं आप, तो एक सामान्यकरण हो जाता है आपका, यानी कि आपकी नज़रों के सामने से वो क्वेश्चन निकल चुका है तो आपकी वो मेमोरी में रहता है। अगर कई बार क्या होता है कि जैसे इस तरीके की परीक्षाएं होती हैं तो 2, 4 या 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं कई बार, तो उसमें जब आप पुराने प्रश्नों को करे रहते हैं, सॉल्व करे रहते हैं, तो आप फ़ायदे में रहते हैं। उन अभ्यर्थियों से ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं जिन्होंने उसको प्रैक्टिस सेट किया ही नहीं, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं रहेगा कि कौन सा प्रश्न किस परीक्षा में आया हुआ है ना, तो आप वहाँ बढ़त ले लेंगे। और इससे ये भी चीज़ होती है कि कई बार वो टफ प्रश्न को रिपीट करता है और आपने अगर रिवीजन कर लिया है, उसको देख लिया है, तो आप फ़ायदे में पहुँच जाएंगे। आपके 5 क्वेश्चन गलत होने से बच के समझिए, और 5 क्वेश्चन आपको मेरिट में बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है और नियमित तौर पे पढ़ना, ये नहीं कि कुछ दिन पढ़ा फिर चलिए निराशा आती है, क्योंकि तैयारी का ये जो क्रम है किसी को नहीं मालूम है कि उसका सिलेक्शन कितने समय में होगा। अगर ये पहले से ही डिसाइड हो जाए कि 4 महीने में नौकरी मिल जा रही है तो सभी लोग वैसे ही करने लगेंगे, क्योंकि ये धैर्य का भी एक परीक्षा है हमारे, क्योंकि तैयारी तो हम करते हैं क्योंकि किसी को नहीं मालूम है वो कब निकलेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जब हम तैयारी करेंगे तो एक दिन ज़रूर अवश्य जो है हम सफल ज़रूर होंगे। तो हमें धैर्य भी बनाए रखना है कि जब हम तैयारी करें, क्योंकि बीच बीच में ऐसा आता है, अवसाद आते हैं, डिप्रेशन में भी चला जाता है व्यक्ति। मैं खुद 2 मोमेंट मेरे जीवन में ऐसे थे जो मैं खुद डिप्रेशन में चला गया था, लेकिन अगले क्षण फिर मैंने अपने आप को संभाला, क्योंकि हमें मालूम है कि तैयारी के सिवा और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है आगे बढ़ने का। तो इस तरीके के अवसाद आते हैं, तो उसमें जो अनुभवी लोग हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे शुभचिंतक हैं, जो गुरुजन हैं, उनसे उस दौर में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आप तब डिप्रेशन में नहीं रहेंगे, क्योंकि जब हमारे आसपास ऐसे हमारे शुभचिंतक होते हैं जो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, हमें मोटिवेट कर सकते हैं, या ऐसा व्यक्ति कोई जो आपको मोटिवेट कर सके, तो उससे ज़रूर बात करना ऐसे दौर में। क्योंकि तैयारी का एक लंबा क्रम है और टाइम लगता है सफल होने में, तो डिप्रेशन वाली चीज़ें आती हैं और बहुत सारे ऐसे मोमेंट आते हैं कि जब आपको लगता है कि अब नहीं हो सकता है, कि अब बहुत हो गया, नहीं कर पाएंगे। वही क्षण ऐसा होता है कि अगर उसको आपने संभाल लिया, क्योंकि ये मोमेंट जब आता है ना, उसी दौर में आपका सिलेक्शन होता है, और ये हर किसी के साथ होता है। जो अच्छी तैयारी में जो रहते हैं उनके साथ लगभग 90% लोगों के साथ ऐसा होता है। 10% ऐसे बिरले होते होंगे जो भाई तैयारी की और एक ही बार में उनका काम हो गया, फिर उनको बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़ा। लेकिन 90% लोग ऐसे इस जो स्टेप से गुजरते हुए मैंने देखे। मैं स्वयं अपना उदाहरण बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आती हैं। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, खूब पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, नियमित टेस्ट भी देना है। आप सर के चैनल से जोड़ के या फिर सर के जो ऐप है तो वहाँ पर आप ऑनलाइन आप टेस्ट भी दे सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि आपका लेवल कहाँ पर है। जो आप तैयारी कर रहे हैं, आप किस स्तर पर आप चल रहे हैं, आप उन टेस्ट में कितने नंबर ला पा रहे हैं, गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं। अगर गलतियाँ कर रहे हैं तो उसमें फिर रिवीजन की आवश्यकता है, या फिर आपने गलत तरीके से बोल दिया है। तो ये प्रैक्टिस सेट करते हैं तभी आपको पता लग पाता है कि गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। या तो कॉन्सेप्ट में आपका गलतियाँ हैं कि भाई आपने जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो आप सही तरीके से नहीं कर पाए। तो यही सब बातों का बच्चों ध्यान रखना है और लगातार पढ़ना है, मोटिवेट रहना है, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं रहना है, प्रैक्टिस सेट करना है और नियमित अध्ययन करना है, तभी काम बनेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों से वैकेंसी कम हुई है, लेकिन इतनी भी कम नहीं हुई कि सिलेक्शन ना हो। मैं तो इसी दौर में भी मैंने नौकरी ली। मैं 18 में मेरे 3 सिलेक्शन हुए, वर्ष 2018 में। लोग कह रहे हैं कि भाई वैकेंसी नहीं आ रही। मैं मानता हूँ ये चीज़ बिल्कुल सही है कि वैकेंसी पूर्व जो देखेंगे पहले जितनी आती थी उससे कम हुई हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि बिल्कुल ही नहीं आ रही हैं, आ रही हैं ना। मेरा छोटा भाई है, वो ऐसे ही दौर में वो 2 नौकरी उसने भी ले ली। तो हमें ध्यान रखना है, बस हमें अपनी तैयारी पे फोकस करना है। लक्ष्य तो ठीक है हमारा उसको, लेकिन जो बीच का जो चीज़ है ना, लक्ष्य में और तैयारी के बीच की जो प्रोसेस है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। लक्ष्य तक तो हम पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, और हम प्रोसेसिंग जो चीज़ है जो उस पर हम ध्यान नहीं देते, प्रक्रिया पर जिसमें हम समय गुजारते हैं, वहीं पर हमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है। समय नहीं गंवाना है। फेसबुक, व्हाट्सएप और जो भी इस तरीके की जो सोशल साइट्स हैं, तो इनसे भी थोड़ा सा बचना है तैयारी के क्रम में। आप पुस्तकें पढ़िए, उसको अंडरलाइन कीजिए, नोट्स बनाइए अपना। और एक भ्रांति और है बहुत सारी चीज़ों की कि 10 जगह के कोचिंग के या कहीं के नोट्स ले लेंगे,
बहुत सारे फेसबुक में ऐसे आजकल लिंक आ रहे हैं, तो उनको देखता है व्यक्ति तो ऐसा लगता है कि भाई यही बना रहे हैं आईएएस पीसीएस या सारे एग्ज़ाम, तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना, किताब पढ़ेंगे, बाकी सर के माध्यम से आप जो है पढ़ें आप, क्योंकि सर खुद भी जो है बैंक में जॉब कर चुके हैं और 2-3 एग्ज़ाम सर ने निकाले हैं, और बागेश्वर में इस तरीके की अगर वो सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं तो मैं समझता हूँ बागेश्वर के लिए बहुत बड़ी बात है। इस तरीके की सुविधाएं नहीं हैं। आप देखेंगे बड़े बड़े शहरों में लोग जा रहे हैं, बहुत सारे पैसे गंवा रहे हैं और सिलेक्शन फिर भी नहीं हो रहा है, क्योंकि तरीका नहीं पता है ना। भीड़ हो रही है, भीड़, बस भीड़ देख के बस जाना है, तो उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनिए। उस भीड़ का हिस्सा बनेंगे तो फिर भीड़ क्या होती है, भीड़ आपको शक्ति तो देती है लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। तो पहचान नहीं छीनवाना है, आपको आगे निकलना है, मेहनत करना है खूब, बस यही ध्यान रखना है। बाकी ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा, और अब आगे कभी मौका मुझे मिलेगा इस तरीके का तो मैं फिर आपके बीच जो आऊँगा और कुछ आपको मोटिवेशन देने का प्रयास करूँगा कि आप मोटिवेट रहें और पढ़ें, खूब मेहनत करें और सफल हों। धन्यवाद सर, आपने ये मंच उपलब्ध कराया मेरे लिए, और मैं जो भी थोड़ा मोड़ा मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत बताने में कामयाब रहा हूँ। आप बच्चों को थोड़ा सा तो आज एक हमारा सत्र था जिसमें हमने सफलता की कहानी सुनी देवेंद्र सर की। तो देवेंद्र सर मूलतः खटीमा के रहने वाले हैं, लेकिन बागेश्वर से इनका जुड़ाव है, और सर जब भी छुट्टियां मिलती हैं बागेश्वर में ही रहते हैं, और गरुड़ाबाद में पोस्टिंग है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो अगर आप लोग सर से जुड़ना चाहते हैं तो सर ने आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, एम विद देवेंद्र सर, जिसमें सर बीच बीच में आप लोगों को मोटिवेशन देते हैं। इसके अलावा जो भी पद आए हैं, तैयारी कैसे करनी है या कैसे पढ़ा जाता है या पढ़ाया जा रहा है सर के द्वारा। तो जो लोग नेट या जेआरएफ या अन्य एग्ज़ाम भी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वह सभी सर के चैनल से जुड़ सकते हैं। तो सर आज के इस सत्र में अपना अमूल्य समय देने के लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी स्टूडेंट्स को आपके इस मार्गदर्शन सत्र से काफ़ी फ़ायदा होगा।